तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट
जनरलाइज फॉर्म है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल की जो डायरेक्शंस थी, आप ये कह सकते हो कि एट द इनिशियल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और क्वाइल का नॉर्मल सेम डायरेक्शंस में थे। ये इसका सिर्फ मतलब है। टाइम जीरो टी इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, और अगर कॉस का फंक्शन बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पाई बाई टू का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स टाइम जीरो पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। यानी ये सिर्फ कंडीशंस एट टी इक्वल टू जीरो को डिफाइन करते हो, टाइम जीरो की कंडीशंस को डिफाइन कर देते हैं और उससे मालूम चल जाता है कि फाई नॉट क्या होगा। तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि साइन एंड कॉस का फंक्शन है, कभी कभी आपको ऐसा भी फंक्शन मिल सकता है, मे भी आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाए कहीं, कभी कभी ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से आ जाए। तो आप ये मत समझना यार कि ये सब अलग अलग इक्वेशन है, बेसिकली ये इसी जनरल इक्वेशंस का, ये जो जनरल इक्वेशन आप पढ़ रहे हो यहाँ पर ना, इसी जनरल इक्वेशन में सिर्फ इनिशियल एंगल को बदलते जा रहे हो आप, इनिशियल एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अकॉर्डिंगली आप अलग अलग फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हो। दैट मीन्स कि इसके अंदर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन में पाई बाई 3 का एंगल है। अगर ये बात आप समझ जाते हो तो आपके लिए कुछ चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, अदरवाइज हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑप्शन चलेगा। देखिए इसके बेसिस पर हमको क्या करना है, और एक पॉइंट और समझो, एक पॉइंट और, ये सब मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए और जेई को सबको लेकर के, जो फ्लक्स है, फ्लक्स उसके अंदर कॉस का फंक्शन है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यानी कि ऑसिलेटिंग फ्लक्स है, फ्लक्स ऑसिलेट करेगा, कॉस का फंक्शन यहाँ पर भी है, और ईएमएफ भी ऑसिलेट कर रहा है साइन के फंक्शन से। फ्लक्स और ईएमएफ ये दोनों ऑसिलेटिंग फंक्शंस माने जाते हैं, बट ये कॉस के फंक्शन से ऑसिलेट कर रहा है, ये साइन के फंक्शन से ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ फ्लक्स एंड द ऑसिलेशन ऑफ ईएमएफ, अगर कहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए कि फ्लक्स के ऑसिलेट करने में और ईएमएफ के ऑसिलेट करने के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो आप सीधा सीधा इक्वेशन दिख रही है मेरे को, एक कोसाइन का फंक्शन है और एक साइन का फंक्शन है। दैट मीन्स फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ इक्वल्स टू पाई बाय 2, बेसिकली ये कह सकते हो आप। उसके अलावा कुछ बहुत टुच्चे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे टुच्चे न्यूमेरिकल होते हैं जिनको, तो टुच्चे न्यूमेरिकल ये कहते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम फ्लक्स, कितना होगा मैक्सिमम ईएमएफ ओवर मैक्सिमम फ्लक्स, इसकी वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो ये यहीं से देख सकते हो, ये अपना आप यहीं से देख लो, मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम फ्लक्स का रेशियो। तो मैक्सिमम फ्लक्स एन बी ए और मैक्सिमम ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, यानी इनका जब रेशियो फाइंड किया जाएगा तो बेसिकली आप ओमेगा कह सकते हो। तीसरा, फंडामेंटल लेवल पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, व्हाट आर द पैरामीटर्स डिसाइडिंग मैक्सिमम ईएमएफ। तो डेरिवेशन पे ध्यान दे रहे होगे तो वैसे आंसर दे जाओगे। आंसर हो गया मैक्सिमम ईएमएफ को डिसाइड करने के पैरामीटर्स नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ईएमएफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ कॉइल एंड द रोटेशनल स्पीड, यानी कि एंगुलर स्पीड ओमेगा। सीधा सा बोले एन बी ए ओमेगा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप देख सकते हो, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, नाउ अब कुछ डेफिनेशंस और हैं, देखिए कुछ और डेफिनेशंस है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर है तो वो साइन का या कॉस का फंक्शन ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमेशा साइन के फॉर्म में आएगा या कॉस के फॉर्म में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो ग्राफिकली अगर मैं ईएमएफ और टाइम को रिप्रेजेंट करूं और मैं इस तरीके से दिखाऊं,
कि ईएमएफ कुछ देर के लिए कांस्टेंट है पॉजिटिव साइड पर, फिर नेगेटिव साइड पर कांस्टेंट हो गया, फिर पॉजिटिव साइड कांस्टेंट हो गया, फिर नेगेटिव साइड कांस्टेंट हो गया। तो इसको भी हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहेंगे। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब ये है जो अपना साइन बार बार चेंज करे, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पर +4 वोल्ट है और फिर -4 वोल्ट है, तो ये भी हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसको हम कहते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। जैसा उसका ग्राफ बनेगा उस हिसाब से आप उसका नाम दोगे वेव फॉर्म का। ये स्क्वायर वेव फॉर्म का ईएमएफ है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इस टाइप के फॉर्म में आ जाए, ट्रायंगल के फॉर्म में। ये भी हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर मान लो 4 है, लोवेस्ट वैल्यू -4 है, तो ये भी हमारे लिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसको आप कहोगे कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म के है। तो ये सब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो जो कॉमर्शियली यूज किया जाता है, मतलब जो हमारे घरों में आता है, वो साइन वाले फंक्शंस के फॉर्म में आता है। मतलब अगर कोई पूछे इज इट नेसेसरी दैट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ऑलवेज साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, इज इट नेसेसरी दैट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ साइन और फंक्शन ऑफ कॉस, तो इसका आंसर आप लिखोगे नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईएमएफ इज ऑलवेज साइन और कॉस फंक्शन। इट मे बी सम अदर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस भी हो सकते हैं, स्क्वायर फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं। एनी फंक्शन which sometimes remains positive and sometimes becomes negative is called alternating EMF. बट फिर से बोलो, साइन फंक्शन कॉमनली यूज किया जाता है और उसको कॉमर्शियल एंगल पर इजी होता है उसको बनाना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को जनरेट करना कॉमर्शियल एंगल पर। साइन वाला फंक्शन ज्यादा इकोनॉमिकल है, इजी है, उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर थ्रू ट्रांसफॉर्मर, इसलिए उसको हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन जो है, देखिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ ईएमएफ इक्वल टू, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ इक्वल टू 4 + 2 sin ओमेगा टी। इज इट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और नॉट? क्वेश्चन है आपको, इज इट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? चले आप बताएं यस और नो करके कि क्या ये ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है। यस सर। एनी ईएमएफ व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग द साइन, क्या इस एक्सप्रेशन में साइन चेंज होगा? आप इसकी रेंज फाइंड आउट करिए, साइन ओमेगा टी की रेंज -1 से +1 के बीच, रेंज फाइंड आउट करो आप। इस ईएमएफ की मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी और इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? तो जितना मेरे को पता है साइन ओमेगा टी -1 से +1 के बीच में ही रह सकता है, उसके बियॉन्ड तो जाएगा नहीं कभी, उसकी उसकी लिमिटेशन है -1 से +1 की। तो अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो टाइम और ईएमएफ के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो किस तरीके का ग्राफ होगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी साइन ओमेगा टी इक्वल टू -1 करने पर, और मैक्सिमम वैल्यू +6 होगी साइन ओमेगा टी इक्वल टू +1 करने पर। तो 2 और 6 के बीच में होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, 2 और 6 के बीच में तो ये जो वैल्यू होगी ना, बीच में 4 वैल्यू भी आएगी, तो ये ऑसिलेट तो करेगा, मतलब ये ईएमएफ आपका ऐसे होगा, इस तरीके से ग्राफ ऐसे होगा ये, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग आ रहा, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही ना, हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज कहाँ हो रही है। जो टर्मिनल एक बार पॉजिटिव हो गया वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो टर्मिनल एक बार नेगेटिव हो गया वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। चेंज ऑफ पोलैरिटी कहीं मिल नहीं रहा मुझे, तो इसको आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको कहोगे नो, इट इज नॉट ऑल्टरनेटिंग। इसके लिए हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं और इसको बोलते हैं पल्सेटिंग ईएमएफ। पल्सेटिंग मतलब पल्स के फॉर्म में है, जैसे पल्सेस होती हैं हार्ट की पल्सेस, वैसे ही बॉडी की जो पल्सेस होती है, तो पल्स बन रहे हैं, बट ये क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो ये ऑल्टरनेटिंग के नाम से नहीं जाना जाएगा। कुल मिलाकर के ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में प्लस माइनस के साइंस अपीयर होने चाहिए, तब आप उसको ऑल्टरनेटिंग का नाम दोगे।
अदरवाइज इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग नहीं बोलोगे आप, ये कह दो कि एक ईएमएफ है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी लेकिन वो टाइम के साथ वेरी करेगा, एक वेरिएबल वोल्टेज कह सकते हो उसको। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के रिगार्डिंग, बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आपको। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा इसमें, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस आएंगे। उन मैथमेटिकल पोर्शंस में सबसे पहले आपसे वो पूछते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज ईएमएफ कई बार क्वेश्चंस में पूछते हैं, इसको कैसे निकाला जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया है, इस समय आपको याद है या नहीं याद है, बट किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका, मतलब अगर आपका ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो किसी भी फंक्शन को आप ईएमएफ उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलस मेथड से। एवरेज ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रल ऑफ जो भी उसका फंक्शन दिया जाए, फंक्शन ऑफ ईएमएफ, और जिस इंटरवल के लिए एवरेज निकालना है उस इंटरवल में उसको इंटीग्रेट किया जाएगा t1 से t2 एंड डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इस तरीके से कर सकते हो। तो थोड़ा सा जल्दी से आप आंसर बताएंगे, मतलब ये सब चीजें हम लोग जल्दी जल्दी नहीं निपटाएंगे। फंक्शन के अकॉर्डिंग एग्जांपल 1, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बताएं इसकी एवरेज ईएमएफ क्या होगी। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ईएमएफ, फाइंड एवरेज ईएमएफ पार्ट 1 t इक्वल टू 0 से लेकर के और t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा तक, और सेकंड पार्ट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा तक। बताएं क्या आंसर आएगा। मैं नहीं करने वाला इसको, देखो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं वर्बली आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। आपको इस ई नॉट साइन ओमेगा टी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा, और डिवाइड करना है पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 से। तो आप अपना इंटीग्रेशन अपने हिसाब से करो, ई नॉट साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ क्या आएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट की जो आंसर है इसका आंसर, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये मैथमेटिकल पोर्शन है। और ध्यान से करो बच्चा, ये सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट है, टोटल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है। फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन है, 0 से पाई बाई ओमेगा लिमिट है एंड डिवाइडेड बाय पाई बाई ओमेगा। तो सिंप्लीफाई कर लेना, इसको आंसर बता दो मेरे को क्या आएगा बस। ई नॉट तो आएगा, उसके अलावा क्या आएगा। ई नॉट के अलावा, ई नॉट तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, उसके अलावा बिना एक पाई बाई ओमेगा। अच्छा, पाई बाई ओमेगा भी आ रहा, ओमेगा भी आ रहा है क्या आंसर में। ओमेगा तो नहीं आएगा आंसर में, प्रथम जी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा इसका आंसर। टू ई बाय पाई, ई नॉट बाय पाई। ओके, तो इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट अपॉन पाई बता रहे लोग, 2 ई नॉट बाई पाई आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आंसर सही है, 2 ई नॉट बाई पाई इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का 0 आ जाएगा, सेकंड वाले की वैल्यू 0 आएगी, सेकंड वैल्यू विल बी 0। सेकंड वैल्यू में 0 से 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो वो क्या हो गया, बेसिकली 1 कंप्लीट साइकिल हो गया, उसका आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक नॉर्मल कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, आप एवरेज ईएमएफ निकाल सकते हो। और सिर्फ ईएमएफ ही नहीं, इस लॉजिक से आप एवरेज ईएमएफ, एवरेज करंट जो भी निकालने को दिया जाए वो बेसिकली इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना मुझे क्या आंसर आएगा जल्दी से इसका भी। अभी जैसे हम लोगों ने आरसी सर्किट और एलआर सर्किट्स पढ़े हैं, तो उनमें करंट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है, I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 टू टाउ सेकेंड्स, 0 से टाउ सेकेंड्स के बीच में एवरेज करंट की वैल्यू। तो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक्सप्रेशन, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसका भाई। आई एवरेज, तो चाहे ईएमएफ हो चाहे करंट हो, बेसिकली जिसका एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेट किया जाए, विच मीन्स आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ dt
लिमिट 0 से टाउ तक की एंड डिवाइडेड बाय जो लिमिट्स हैं उनका डिफरेंस, बाकी आपके ऊपर है। टाउ कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट है वो, तो अब जो आंसर आ जाए वो अपना तैयार कर लीजिएगा जैसा भी है। ठीक है, इसको इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है, एवरेज निकाला जा सकता है इसका। आई नॉट, हाँ जी, ई माइनस वन बाय ई। ओके, अच्छा ठीक है, तो एक आंसर आ गया, देख लेते हैं। आंसर ये आ रहा है आई नॉट वन माइनस वन बाय, ठीक है। एवरेज ईएमएफ के बाद ना एक और टॉपिक आएगा, जल्दी से उसको भी देखो। आफ्टर एवरेज ईएमएफ एक और टॉपिक हमारे सामने आएगा इसमें, वो है आरएमएस वैल्यू। मतलब एवरेज के बाद एक और टर्म आता है आरएमएस वैल्यू। तो ये जैसे कई बार आरएमएस वर्ड आप कई बार सुन चुके हो, आरएमएस वेलोसिटी वगैरह में। तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है पहले तो आप मैथमेटिकल तरीके से देख लो, और उसके बाद इसको फिजिकली इसका क्या मतलब है वो बताते हैं आपको। तो पहले मैथमेटिकल तरीके से, है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दें आपको। बाद में इसको देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल मतलब क्या होता है। तो मैथमेटिकली सबसे पहले आप ईएमएफ का स्क्वायर करोगे, तो ईएमएफ का स्क्वायर, उसके बाद मीन, दैट मीन्स की एवरेज। तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, ई स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, क्योंकि पीछे यही बताया मैंने आपसे कि एवरेज निकालने के लिए फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे मीन यानी कि एवरेज निकालना है, बट एवरेज निकालने से पहले ईएमएफ का स्क्वायर करना है आपको, मतलब ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज। तो ई स्क्वायर डी टी, और एवरेज निकालने के लिए ऑब्वियसली इसको हम टाइम t1 से टाइम t2 तक इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और जब एवरेज निकाल लेंगे तो लास्ट में उसका स्क्वायर रूट करना है मुझे। तो ईएमएफ का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का एवरेज निकालना है, और एवरेज का फिर स्क्वायर रूट करना है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये कहलाएगा आपसे आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या फिर सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, सिमिलर तरीके से। तो इसका भी एग्जांपल बताओ क्या आएगा। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना। ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड ई आरएमएस फ्रॉम पार्ट वन। सेम क्वेश्चन होगा, 0 टू पाई बाई ओमेगा, एंड सेकेंड पार्ट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसको भी फास्ट करना है आपको, इंटीग्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका नॉन इंटीग्रल अप्रोच भी है, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए नॉन इंटीग्रल अप्रोच भी है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट आप इंटीग्रेशन से करेंगे। तो मैं पहले का एक्सप्रेशन लिखता हूँ क्या होगा। आरएमएस निकालने के लिए इसमें भी इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेशन के अंदर ईएमएफ की स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर फंक्शन इनसाइड में होना चाहिए, यानी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट जो इंटरवल दिया जाए तुम्हें 0 से पाई बाई ओमेगा दिया जा रहा है, डिवाइड करना है पाई बाई ओमेगा माइनस 0 से, और लास्ट में इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट करना है, टोटल का स्क्वायर रूट। अब आपका वेट कर रहा हूँ, आंसर बताइए। जो लोग कर सकते हैं उसको करके और मुझे आंसर दो कि इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा। कृष्णा, ठीक है। बाकी लोग भी देख लें, अपना टाइम ले, मैं जानबूझ करके टाइम दे रहा हूँ, तो भैया आप कैलकुलेट कर लें एक बार, और इसका आंसर बता दें कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या बनेगी। कृष्णा सेकंड वाला भी कर लो फिर। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यार, आप कंफर्म करना है, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली टाइम खराब करेंगे अगर हम इंटीग्रेशन में लग जाएंगे। आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा ई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, आप ये कंफर्म कर लेना आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट, उसमें भी ये होगा स्क्वायर रूट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी,
0 से खाली ये 2 पाई बाई ओमेगा चला जाएगा, लिमिट बदल गई बिकॉज अलग टाइम इंटरवल है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। इसको भी देख लो क्या आंसर आएगा। हरे कृष्ण, ठीक है। अब देखो यार, इस इंटीग्रेशन में कई सारे लोगों का आंसर अभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही तुमको साइन स्क्वायर थीटा दिखता है, तुम लोग पता नहीं क्यों स्लो हो जाते हो। साइन साइन थीटा के इंटीग्रेशन तक तो ठीक चलता है, जहाँ स्क्वायर और क्यूब आ जाता है साइन में, पता नहीं क्यों उसके इंटीग्रेशन में आप स्लो हो जाते हो, जबकि ये कॉमन इंटीग्रेशंस में आते हैं। हाँ जी, हम लोग ये कॉमन इंटीग्रेशंस में आते हैं यार। ये इसको ना मतलब स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन, देखो हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं। आंसर तो नहीं आएगा, ई नॉट बाई रूट टू आएगा, पर टाइम लग रहा है आपको। ये टाइम, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, नॉन कैलकुलस अप्रोच में भी जा सकते थे। देखिए वो भी बताते रहे, नॉन कैलकुलस अप्रोच में भी इसको कैसे कर सकते हो, वो ये सिंपल तरीका भी एक है। ईएमएफ दिया हुआ है आपको ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका जब एवरेज फाइंड करेंगे, यानी ई स्क्वायर की एवरेज निकालेंगे जब, तो इट इज ई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, और एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते थे। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, और 1 ही आएगी। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज सेम है, दोनों का रेंज एक ही होता है। -1 से +1 की रेंज साइन की भी है, और -1 से +1 की रेंज कॉस की भी है। इनफैक्ट दोनों के ग्राफ भी एक जैसे ही बनते हैं, π/2 का फेज डिफरेंस के लिए छोड़ करके। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दोनों का एवरेज वैल्यू बराबर बराबर आएगा, एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, और वो इक्वल टू हाफ। तो आगे से हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इनकी एवरेज वैल्यू 1/2, तो डायरेक्टली लगा सकते थे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कि इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये एवरेज निकला, और उसका फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर दो, ये ई आर एम एस हो जाएगा। दैट मीन्स ई नॉट बाय रूट 2। चलिए एक और एग्जांपल है, इसको बताऊं। इसका बताइएगा ईएमएफ इक्वल्स टू ई1 प्लस ई2 साइन ओमेगा टी। फास्ट करना है आपको यार। आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस फॉर 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। आरएमएस वैल्यू 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में क्या बनेगी इसकी। एक्सप्रेशन ये है, ई आरएमएस एक अच्छा खासा स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर होना है, ई1 स्क्वायर ठीक है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर करके और तब इंटीग्रेट होगा। वो स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर होने के बाद इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक, और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई ओमेगा, और फिर बाद में सबका स्क्वायर रूट बनना है।
सूरज आंसर एक बार फिर से लिखना तो। ये नहीं है एक्चुअली, इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। आंसर विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाय 2, और पूरे का स्क्वायर रूट होगा, पूरे का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाय 2। हाँ स्तुति करेंगे तो वैसे ही, मतलब मैं तो देखो ये स्कूल स्कूल वर्किंग है, मतलब स्कूल वर्किंग, बट मैं अगर वैसे कर रहा, मैं तो कैलकुलस नहीं यूज करता, मतलब अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो इसका ऑल्टरनेटिव ही यूज करता हूँ, और ऑल्टरनेटिव के लिए मैं क्या करता हूँ, ईएमएफ का स्क्वायर कर लेता हूँ, और वो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस ट्वाइस E1 E2 साइन ओमेगा टी। मैं तो इस मेथड को ही फॉलो करता हूँ, कन्वीनियंट मेरे को ये ज्यादा इजी लगता है। और जब हम एवरेज में कैलकुलेट करेंगे तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो E1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उतना ही रहेगा, E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, और साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, साइन ओमेगा टी की एवरेज हमेशा 0 आएगी, जस्ट बिकॉज ये -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो एवरेज वैल्यू 0 होगी इसकी। और उसके बाद स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, तो वो आरएमएस हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर करना चाहो तो ये मेथड फॉलो कर सकते हो, इट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाय 2। फायदा ये है कि ये इंटीग्रेशन करने से बच जाओगे, वहां पर वो जो इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है वो इंटीग्रेशन नहीं होगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर, बताइए। वो ई आर एम एस आपने जो स्क्वायर करके लिखा, आपने वो स्टेटमेंट वो टू वो साइन होना चाहिए सर, साइन ओमेगा टी। अरे वो मिस्टेक है, ये यस कॉस नहीं होगा, यहाँ साइन होगा, सॉरी। साइन। हाँ साइन, पर फिर भी उससे आंसर नहीं है, हाँ साइन। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसका ईएमएफ। अच्छा लेकिन इसमें क्या है ना कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ, अभी एक और एग्जांपल लूं, ये तो साइन फंक्शंस वाले हो गए। साइन फंक्शंस के अलावा अगर कुछ है, मान लो अदर देन साइन फंक्शन, तो जैसे मान लीजिए ग्राफिकल वे में कहा जाए कि टाइम और ईएमएफ के बीच में मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ बनाया है तुम लोगों ने मैथ में इस तरीके के, क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को जिनका ग्राफ बार बार रिपीट करे और फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाए, मतलब लीनियरली राइज करे फिर जीरो बन जाए। फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, हाँ, तो इस टाइप से कुछ ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ पढ़ चुके हो तो अब तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया बेटर फील होगा। ये बताइएगा आंसर क्या आएगा, ये E0 है, ये कैपिटल टी, फिर ये 2 टाइम्स ऑफ टी प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ टी, इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ क्या होगी। ई आरएमएस की वैल्यू बतानी है आपको फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी सेकेंड्स के लिए। ठीक है शशि, ठीक है, आंसर सही है। इसमें यार देखो क्या करोगे, पहले आप मैथमेटिक्स में, हाँ जी हमको सही है, पहले मैथ फॉलो करो,
और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो आप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है प्रथम, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx वाले फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो y विच मीन्स e, slope of the line, slope of line tan theta will be e naught upon capital T, and then horizontal coordinate यानी कि small t। इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब इक्वेशन लिख लेंगे उसके बाद वही कैलकुलस वाली अप्रोच, एक बार इक्वेशन फॉलो हो गई देन उसके बाद ई आर एम एस निकालने के लिए स्क्वायर रूट के इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी स्क्वायर डी टी, जीरो टू कैपिटल टी तक, और डिवाइडेड बाई कैपिटल टी माइनस जीरो। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। तो मैंने ये इसलिए कराया, ये एग्जांपल कराने की मेरा पर्पस दूसरा था। पर्पस ये है कि कुछ लोग आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं कि आरएमएस में हमेशा रूट 2 आता है। मतलब कुछ लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, उनका अपना अलग कंसेप्ट बन जाता है कि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड करना होता है। मतलब अपना ही कंसेप्ट फॉलो कर लेते हैं, दैट आरएमएस वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। तो उनका मिसकंसेप्शन हटाने के लिए मुझे ये एग्जांपल लेना पड़ रहा है कि वो रूट 2 हमेशा नहीं आता, वो ग्राफ के ऊपर कह सकते हो या ईएमएफ की इक्वेशन के ऊपर है कि ईएमएफ की जैसी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में या तो रूट 2 है या फिर रूट 3 है या कोई और फैक्टर भी आ सकता है यहाँ पर। मतलब ये कोई रूल, ऐसा कोई जनरलाइज रूल नहीं है कि आरएमएस इक्वल्स टू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट 2, ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। ये स्पेसिफिक केस है। अगर ईएमएफ साइन का फंक्शन है, अगर ईएमएफ फंक्शन ऑफ साइन है, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर आएगी। अब ये साइन फंक्शन तो है नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में आंसर अलग है। पैराबोलिक इक्वेशन होगी अलग आंसर आएगा, इलेक्ट्रिकल इक्वेशन के लिए अलग आंसर आएंगे। सिर्फ साइन फंक्शन अगर है, ईएमएफ का साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन, तब आप कह सकते हो कि आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2, तब आप ये कहा जा सकता है। नाउ इसका फिजिकल मतलब क्या होगा? आरएमएस वैल्यू का मैथमेटिकल मतलब, मैथमेटिक्स तो हो गई, फिजिकली आरएमएस किसको बोलते हैं? फिजिकल मीनिंग अगर फाइंड आउट करनी हो कि आरएमएस की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, फिजिकल मीनिंग ऑफ आरएमएस ईएमएफ, तो इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल देखो। अगर आपसे कोई कहे कि कोई एक रेजिस्टर आर है और उसके अक्रॉस एक वोल्टेज है यानी कि ईएमएफ है, और वो ईएमएफ कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब एक फंक्शन ऑफ टाइम है ईएमएफ, मतलब एक टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा, तो नेचुरली करंट भी टाइम का फंक्शन होगी। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि इसके अंदर कितना हीट लॉस प्रोड्यूस होगा, अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी हो, हीट डिसिपेटेड फ्रॉम 0 to t seconds, फ्रॉम 0 to t seconds, अगर मान लो आपको ये निकालना है कि t seconds में यहाँ पर कितनी हीट प्रोड्यूस की जाएगी, तो आप लॉजिक ये लगाओ कि वोल्टेज मतलब v स्क्वायर अपन r, तो वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये एक्सप्रेशन पावर बोलते हो, v स्क्वायर बाय r के हिसाब से रेट ऑफ हीट लॉस कहते हो, पावर है रेट ऑफ हीट लॉस इनटू dt, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल टाइम का हीट लॉस, मतलब दिस इज हीट लॉस इन अ टाइम इंटरवल ऑफ dt, और टोटल t सेकंड्स में अगर आपको हीट लॉस निकालनी है तो फिर ये इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 to t, टोटल हीट लॉस कैलकुलेट करने के लिए इतनी वैल्यू बनेगी आप, ये टोटल हीट लॉस होगा। ठीक है, ये टोटल हीट लॉस की वैल्यू हुई। अब आप इस हीट लॉस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? देखो, इसी हीट लॉस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें
थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन क्या करते हैं ध्यान से देखना। 0 to t e square dt डिवाइडेड बाय t। सुन लीजिएगा ध्यान से कि आंसर मैं जो कह रहा हूं उतना आएगा या नहीं आएगा। इसका स्क्वायर रूट कर दूं, इसका स्क्वायर रूट, यानी ये पूरा आरएमएस हो गया। दिस इज टोटल आरएमएस वैल्यू। हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय आर और मल्टीप्लाइड बाय टी। आप चेक करके बताओ, मैंने उसको मॉडिफाई किया है, क्या इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ऊपर वाला एक्सप्रेशन आएगा? मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इस लाइन के ऊपर, क्या ये और ये सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं? क्या ये दोनों एक्सप्रेशन से सिमिलर हैं? देखिएगा, बस रीअरेंजमेंट किया मैंने उसको थोड़े कुछ टर्म्स ऐड कर दिए, कुछ टर्म्स स्क्वायर रूट कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया, जानबूझ करके इंटेंशनली मैंने उस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा हुआ है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें और इसमें फर्क नहीं है कोई, बिकॉज यहाँ स्क्वायर रूट लगाया है तो बाहर स्क्वायर भी लगाया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ टी से डिवाइड किया है तो बाहर टी है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो ये सिंप्लीफाई करके यही चीज बन जाएगी। और ये जो न्यूमरेटर में पूरी चीज है, ये जो न्यूमरेटर में ये जो बॉक्स रखा है मैंने, इस बॉक्स, ये पूरा बॉक्स, इसी को हम लोगों ने मैथमेटिकली आरएमएस वैल्यू कहा है। दैट मीन्स हीट लॉस को आप ये कह सकते हो कि हीट लॉस इज ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू, ई आरएमएस स्क्वायर ये वाला, डिवाइडेड बाय आर इनटू टी। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ हो, कहीं पर भी अगर टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ है, तो उसका हीटिंग इफेक्ट टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ यानी टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज का हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैलकुलेट अगर आपको करना चाहते हो, तो वो आप विदाउट इंटीग्रेशन नॉन कैलकुलस अप्रोच से कर सकते हो, सिंपली बाय यूजिंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट produced by time dependent EMF in a time interval, let's say 0 to t in the resistor R, can be calculated by the integration method, or it can be calculated by non-integration method by using RMS value of EMF. डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। आरएमएस करंट की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं इसकी डेफिनेशन को, देखो, द स्टडी वैल्यू ऑफ EMF which generates the same amount of EMF which generates the same amount of heat, sorry, EMF rate, which generates the same amount of heat in a given resistor and in a given time as generated by time dependent EMF। यहाँ पर EMF की जगह करंट वर्ड भी लगा सकते थे, तो वो आरएमएस करंट की डेफिनेशन बन जाएगी। EMF की जगह करंट कर दो आप। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। आपसे कहा जाए कि अगर एक रेजिस्टर है, मान लो 10 ओम रेजिस्टर, और इसके अक्रॉस EMF है, मतलब इसके अक्रॉस एक EMF अप्लाई किया गया और EMF 20 sin
100 पाई टी है ईएमएफ, 20 साइन 100 पाई टी, मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। और कहा जाए कि हीट लॉस बताना है आपको, कैलकुलेट द हीट लॉस इन 5 सेकेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेरे को एक ऑल्टरनेटिव है, मुझे इंटीग्रेशन करना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे पहले से ये पता हो कि इसकी आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन कितना होगा। आरएमएस वैल्यू अगर आपको पहले से नोन है, आप जानते हो उसके बारे में, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? हीट लॉस इक्वल टू इसकी आरएमएस वैल्यू। अब क्योंकि ये साइन फंक्शन है, तो आरएमएस वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर आरएमएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम एंड करंट टाइम 5। बस इसका आंसर आपका मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आरएमएस ईएमएफ या फिर आरएमएस करंट का बेनिफिट हीट लॉस कैलकुलेट करने के लिए है। कैलकुलेशन ऑफ हीट लॉस कर सकते हो इसके थ्रू, बिना किसी कैलकुलस को फॉलो किए हुए, नॉन कैलकुलस अप्रोच ये कह सकते हो। लेकिन इनडायरेक्टली आपको पहले से पता होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो क्योंकि हम लोग साइन फंक्शंस वाले न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, तो आपको ये याद करना पड़ता है कि साइन फंक्शंस में मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 इज द आरएमएस वैल्यू। बट फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि इसको याद करते करते आप ये मान लो कि आरएमएस हमेशा √2 से डिवाइड करके आता है। ये साइन फंक्शंस हैं इसलिए √2 से डिवाइड कर रहे हो, कोई और फंक्शन हो जाएगा तो √2 की जगह पर कोई और फैक्टर भी आएगा। करंट के केस में भी यही कर सकते हैं, सेम रूल फॉर द करंट है, मतलब वोल्टेज का जो रूल है वही रूल फॉर करंट भी है। फॉर एग्जांपल 20 ओम रेजिस्टेंस, और कहा जाए इसके अंदर एक करंट फ्लो करके आ रहा है और करंट की वैल्यू दी जा रही है आपको 6 इंटू साइन 4t, सीधा सा मतलब साइन फंक्शन में। तो हीट लॉस निकालना होगा आपको, हीट लॉस इन अ टाइम ऑफ लेट्स से 2 सेकेंड्स। इसको भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। तो डायरेक्टली में ये हो जाएगा हीट लॉस, बट इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओ I²RT वाला, I²RT। तो पहले करंट की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे 6/√2 आरएमएस वैल्यू, और I² रेजिस्टेंस इनटू टाइम, इतना हीट लॉस आ जाएगा इसका। तो मतलब हीटिंग इफेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने आरएमएस का टर्म यूज किया है। और एक और पॉइंट बता दें, जनरलाइज चीजें हैं ये सारी। वो जनरलाइज चीजें ये हैं, ये एक और आपके पॉइंट के लिए है कि जो हाउस होल्ड सप्लाईज होती है, मतलब जो हमारे हाउस सप्लाईज होती है, जितने भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है, अपनी कंट्री की बात करें अगर, तो ये नॉर्मली हम जैसे गरीब लोगों के घर में 220 वोल्ट पे आता है, 220 से 230 वोल्ट के आसपास कहा जाता है, ठीक है। और उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है आपको अराउंड 50 हर्ट्ज। तो ये 220 वोल्ट बेसिकली जब आपसे कहते हैं ना कि सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, जब आपसे ये कहा जाए कि हमारे घर में सप्लाई 220 वोल्ट की आ रही है, तो ये 220 वोल्ट बेसिकली क्या चीज को डिफाइन करता है हमारे लिए? क्योंकि दो तरीके से आप टर्म्स पढ़ रहे हो, मैक्सिमम ईएमएफ और एक आरएमएस ईएमएफ। तो ये 220 वोल्ट इन अ कन्वेंशन, इस बात को ध्यान रखना है आप कि न्यूमेरिकल्स में भी अगर ये लिखा हो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220, तो आपको ये समझना पड़ता है कि 220 वोल्ट जब आपसे कहा जा रहा है तो दैट मीन्स आरएमएस वैल्यू, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इट इंप्लाइज मैक्सिमम ईएमएफ। अगर कोई पूछे तो वो कैलकुलेट करने के लिए 220 और उसको √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका मैक्सिमम ईएमएफ होगा। और ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली जो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट हैं, जो एसी मेजरमेंट्स होती हैं,
प्रैक्टिकली एसी मेजरमेंट्स में वोल्टेज आएगा और करंट आएगा, आर डन बाय, उनका एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो नॉर्मल एमीटर वोल्टमीटर से नहीं आते, दे आर डन बाय अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, एंड दे मेजर RMS वैल्यूज। ये है जी, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बीच में प्रॉब्लम ना आए आपको, इसलिए मैंने बता दिया आपसे। जब भी आपसे कोई कहे कि यार आंसर क्या आएगा, या फिर अगर कोई कहे कि मैंने एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, क्या रीडिंग आएगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आएगी वो हमेशा आप आरएमएस वैल्यू बताएंगे, या एमीटर लगा रखा है तो क्या रीडिंग आएगी, तो आंसर है जो उसकी रीडिंग आएगी वो आएगी आरएमएस वैल्यू। इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर मान लो हमने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां पर मैंने एक नॉर्मल एमीटर लगाया, नॉर्मल एमीटर मतलब जो डीसी वाला होता है, और सप्लाई एसी की है, यहाँ पर सप्लाई एसी वाला है और नॉर्मल एमीटर, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल एमीटर। क्या रीडिंग आएगी, है ना। मान लो एसी सप्लाई लगाया है, और एसी सप्लाई जो लगाया है मैंने, वो ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है मान लो 10 ओम का, और मैंने एसी सप्लाई लगा रखा है 220 वोल्ट का, क्या रीडिंग आएगी। और वहीं पर दूसरी जगह पर आपसे कह रहे कि हमने एक रेजिस्टेंस लिया है 10 ओम का, मतलब ये एक तरीके से चैप्टर के फैक्ट हैं, जनरल नॉलेज टाइप की चीजें हैं आपके लिए। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एसी सप्लाई है मान लो अगर 220 वोल्ट की, लेकिन ये जो एमीटर है इस पे जगह पर लिखा है कि दिस इज अ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो आप रीडिंग बताओ। तो मैं अभी इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन सब के अंदर पॉइंटर होते हैं, और ये तो आप सब लोगों ने किसी भी एमीटर वोल्टमीटर को देखा होगा, तो उसमें एक निडल होती है, वो निडल डिफ्लेक्ट होती है। तो जो मूविंग कॉइल एमीटर्स होते हैं उनके अंदर पॉइंटर्स का जो डिफ्लेक्शन होता है, मूविंग कॉइल एमीटर या फिर मूविंग कॉइल वोल्टमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर्स यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई चलता है, और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर्स प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब ये उसके वर्किंग मेथड को समझोगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तो मैं उस क्यों के पीछे फिलहाल नहीं जाऊंगा, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। नॉलेज के लिए आपको पता रहे कि मूविंग कॉइल एमीटर थीटा प्रोपोर्शनल टू आई एंड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो अगर हम एक नॉर्मल एमीटर या नॉर्मल वोल्टमीटर जो आपके लेबोरेटरी में रखा हुआ है, लैब में जिसके एक्सपेरिमेंट्स करते हो, अगर वो यूज करते हो तो रीडिंग जो आएगी वो आई के प्रोपोर्शन में जाएगी, और ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई चल रही है, तो करंट कभी पॉजिटिव में जाएगा और करंट कभी नेगेटिव में जाएगा। तो जो पॉइंटर है वो उस करंट की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, और एवरेज वैल्यू बन जाएगी 0 GFCT। सो इस केस में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि यार इस केस में तो रीड कर ही नहीं पाओगे, रीडिंग हमेशा 0 आएगी। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो वो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू बताएंगे, ये जो रीड करेंगे वो बताएंगे आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, यानी कुल मिलाकर के ये रीड करते हैं आई आरएमएस को। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स आरएमएस करंट बताएंगे या फिर आरएमएस वोल्टेज। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, तो आंसर सुनिएगा, सप्लाई वोल्टेज 220 की है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम का, यानी कि 22 एम्पियर। क्या यही मेरा आंसर होगा, या इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर यही आंसर होगा। ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट हाँ बेसिक न्यूमेरिकल्स पे है, बहुत ही फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, बट इसको भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या करेंगे। आंसर 22 एम्पियर दे दें
या √2 मल्टीप्लाई कर दें या √2 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें इसमें, या फिर जैसा है वैसा सही आंसर है। तो मेरी बात समझो ना, जब आपसे कहा जा रहा है कि सप्लाई वोल्टेज 220 है, तो ये भी तो मेजर किया गया होगा। सप्लाई वोल्टेज 220 है, तो ये भी तो कहीं से मेजर करके लाए होगे ना। 220 वोल्ट भी तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा। और एसी सप्लाई का मेजरमेंट जब भी होगा वो आरएमएस वैल्यू होगी। एसी सप्लाई की मेजरमेंट हमेशा ही आरएमएस के ही फॉर्म में की जाती है। तो जब आपसे मैं कह रहा हूं कि एसी सप्लाई 220 वोल्ट है, तो इसका मतलब 220 वोल्ट को मेजर किया गया था, और जब ये मेजर किया गया है तो इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। यही मैंने ऊपर आपसे लिखा है कि जब भी ये कहा जाए कि सप्लाई 220 है, तो मतलब इसका आरएमएस है वो। तो ये आरएमएस वोल्टेज है, डिवाइड किया है आपने करंट से, तो करंट आरएमएस आ रही है, ये आरएमएस करंट हुई। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ना √2 से मल्टीप्लाई ना √2 से डिवाइड। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ कह देता, अगर मेरे न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ लिखा होता कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सप्लाई ऑफ, अगर ये स्पेसिफिकली लिख दूं मैं, अगर क्वेश्चन के साथ में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूं कि सप्लाई ऑफ पीक वैल्यू लेट्स से 300 वोल्ट, और यहाँ पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एसी एमीटर है। एसी एमीटर का मतलब होता है जो आरएमएस वैल्यू बताया आपको। तो अब आप इसका रीडिंग क्या बोलोगे? तो जब आप क्लियरली ये मेंशन कर रहे हो कि पीक वैल्यू बता रहे हो मुझे, तो दैट मीन्स आप मैक्सिमम वैल्यू हुई है। सो 300/10 एम्पियर ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू हुई, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम √2 से डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइडेड बाय √2, तो मुझे आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, और जो आरएमएस वैल्यू मिलेगी वो हमारे लिए रीडिंग कहलाएगी, यानी रीडिंग विल बी 30/√2। तो ये सब क्वेश्चन रीडिंग पे आपके डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को रीड कर लो कि वो आपको क्वेश्चन के अंदर जो वोल्टेज दे रहे हैं क्या वो मैक्सिमम है या वो आरएमएस है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ इतना लिखा है कि सप्लाई 300 वोल्ट, तो आरएमएस कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो क्लियरली लिखते हैं कि ये पीक वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है, फिर तो कंसिडर करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब आप स्पेसिफाई कर दे रहे हो तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे, बट रीडिंग्स हमेशा आरएमएस की होंगी। इस टाइप की चीजों को आप ध्यान रखना है इन न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स का टोटल मतलब जनरल कंसेप्ट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स चैप्टर की इनसाइट्स में जाए कि इसके बारे में जानना। अब आप सर्किट सॉल्व करना सीखोगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स, 5:30 कंटिन्यू करेंगे 5:30।